चलिए विद्यार्थियों, हम लोग अब पढ़ते हैं कारक। ये कारक कितने होते हैं? तो कारक हमारे 8 होते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक माने जाते हैं। और वो कारक हैं कौन? तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये हमारे 8 कारक होते हैं हिंदी भाषा में। और इन 8 कारकों के चिन्ह होते हैं, पहचान होते हैं। तो ये देखिए, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से द्वारा, संप्रदान के लिए या को, अपादान का से, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण का में पर, संबोधन का हे भो अरे। अब सुनिए ध्यान से, आपकी परीक्षा में अगर कोई वाक्य देता है और फिर वो कहता है कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, तो आप लोगों को ये चिन्ह याद होना चाहिए। ये जो इतने आपके चिन्ह हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि कर्ता का क्या होता है, कर्म का, करण का, संप्रदान, अपादान, ये और ये। अपादान यहां से है तो ये अलगाव के लिए होता है। अब मैं आपको पूरा बताता हूं। कर्ता, इसकी पहचान होती है ने। जैसे मैं कहूंगा कि उसने पत्र लिखा, तो लिखने का काम किसने किया? उसने। तो देखिए उसमें ने लगा है, इसलिए वो कौन सा कारक? कर्ता कारक। अब सुनिए, जैसे वह घर जा रहा है, तो जाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? कर्ता। मतलब जब भी कर्ता कारक पूछे तो आप लोग हमेशा यही ध्यान देंगे कि काम को कर कौन रहा है। अगर काम को करने वाला जो है वही क्या कहलाएगा? कर्ता। उसने, यहां तो दिख रहा है कि ने है, लेकिन वह घर जाता है तो यहां ने नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी घर जाने का काम कौन कर रहा है? कर्ता। इसीलिए कर्ता, कर्ता कारक होगा इसमें। जैसे देखिए मैं लिख देता हूं कि वह घर जाता है, तो वह घर जाता है तो घर जाने का काम कौन कर रहा है? ये वह कर रहा है, इसलिए वह क्या हो गया? कर्ता। अब इसी को अगर भूतकाल में हम कहें तो ये हो जाएगा कि कोई वाक्य इसी कर्ता के आधार पर, उसने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का काम किसने किया? उसने। मतलब जो काम को करेगा वो कहलाएगा कर्ता कारक। अब हम लोग चलते हैं कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वो को होता है, अर्थात कर्ता कोई भी काम करेगा और उसका भार जिस पर पड़ेगा ना, वो कर्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि वह आम खाता है, तो ये लिखा है वाक्य वह आम खाता है। तो इसमें देखिए कौन आम खाता है? वह। तो ये तो हो गया आपका, ये कर्ता हो गया। लेकिन क्या करता है? ये खाता है। तो खाना तो काम है, क्रिया है, लेकिन क्या खाता है? आम। अर्थात ये खाने का भार किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो ये आम क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। मतलब जिस पर क्रिया का भार पड़े, बोझ पड़े, वो कहलाएगा कर्म कारक। ठीक है। अब कर्म कारक की पहचान भी होती है को। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह आम को खाता है, वह घर को जाता है, वह पत्र को लिखता है, वह मुझको बुलाता है। कहीं कहीं पर को आ जाता है और कहीं कहीं पर को छिपा रहता है। तो आप लोग समझेंगे कि आखिर उसमें को छिपा है, क्रिया का भार किस पर पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा कर्म कारक कहलाएगा। जैसे देखिए मैं कार से दिल्ली जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? दिल्ली। तो जाने का काम किसके लिए हो रहा है? किस पर हो रहा है? किसको? अर्थात दिल्ली को। किसको जा रहे हैं भैया? कहां जा रहे हैं? कहां को जा रहे हैं? दिल्ली को जा रहे हैं। इसलिए क्या कहलाएगा? वो कर्म कारक कहलाएगा। ठीक है। अब चलते हैं करण।
से है और द्वारा है। जब भी हम कोई काम किसी के द्वारा करेंगे तो वहां पर हमेशा क्या रहेगा, कर्ण कारक। जैसे मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो ये यहां पर कौन सा कारक, ये कर्ण कारक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्ण कारक है उसका चिन्ह होता है से या द्वारा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं कलम से पत्र लिखता हूं या फिर मैं कलम के द्वारा पत्र लिखता हूं। मतलब जब साधन आ जाएगा, क्या रहेगा, साधन, जिससे आप कोई कार्य करें तो उसमें हमेशा क्या रहेगा, कर्ण कारक रहेगा। अब चलिए चलते हैं संप्रदान में। तो संप्रदान में है कि, के लिए और को। जैसे मैं कहूंगा कि मेरे लिए भोजन दीजिए, तो मेरे लिए अर्थात के लिए, किसी के लिए कोई कार्य करेंगे तो वहां पर हमेशा संप्रदान कारक रहेगा। और इसको कभी कभी को भी कहा जाता है। जैसे देखिए वाक्य, भिखारी को भोजन दो। तो यहां दिख तो रहा है कि भिखारी को भोजन दो, लेकिन यहां को है तो आप कर्म नहीं समझेंगे, क्योंकि किसको दिया जा रहा है, भोजन को देंगे, भिखारी के लिए देंगे, भोजन को भिखारी के लिए देंगे। हम कोई चीज किसी को भी देते हैं ना, तो वहां को तो लगाते हैं, लेकिन वहां हमेशा के लिए होता है। याद रखिए, जब किसी चीज को किसी को देंगे तो वहां हमेशा संप्रदान कारक रहेगा। हमेशा कोई भी चीज किसी को दी जाती है, किसी के लिए कुछ किया जाता है, तो वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। और इसको कभी कभी को भी लगा दिया जाता है, लेकिन आप लोग समझेंगे कि आखिर ये भिखारी को भोजन देना है तो ठीक है, लेकिन ये भिखारी के लिए है, इसलिए वहां पर क्या रहेगा, संप्रदान कारक। और देखिए एक और वाक्य, जैसे यह ताले की चाबी है, ताले की चाबी है, लेकिन ताले की चाबी नहीं होती है, ताले के लिए चाबी होती है, और वो ताले के लिए होती है और चाबी से खोली जाती है। तो देखिए, अर्थात ऐसा वाक्य जब रहे तो आप लोग अपने मन में विचार करिए, सोचिए कि इसके लिए है कि उसकी होती है। ताले की चाबी कभी नहीं होती है, ताले की चाबी होती ही नहीं है। अर्थात कुल मिलाकर के ये है कि ताले के लिए चाबी होती है, इसलिए आप लोग वहां क्या मानेंगे, संप्रदान कारक मानेंगे। और देखिए आगे चलते हैं, अपादान। अपादान कारक, जब भी आपको किसी वाक्य में यह लगे कि आप किसी से अलग हो रहे हैं, अगर अलग हो रहे हैं तो वहां हमेशा क्या रहेगा, अपादान कारक। जैसे घर से विद्यालय मैं गया। देखिए ध्यान से, घर से विद्यालय में गया अर्थात मैं कहां से, घर से, तो घर से अलग हो गया, इसलिए घर से अलग होने में कौन सा कारक रहेगा, अपादान कारक। हमेशा याद रखिएगा, जब भी से आए और आपको लगे कि आप अलग हो रहे हैं तो वहां हमेशा कौन सा कारक, अपादान कारक मानेंगे। जब भी अलगाव होगा, अलग होंगे, जुदा होंगे, तो वहां हमेशा अपादान कारक। अब चलते हैं संबंध। जब आपको लगे कि किसी से किसी का संबंध बताया जा रहा है, जैसे राम का भाई, राम की बहन, राम के पिताजी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हमारा, हमारी, हमारे। मैं कहूंगा कि ये कलम हमारी है, तो हमारी है मतलब इसका मुझसे संबंध है, इसलिए यहां पर कौन सा कारक, संबंध कारक रहेगा। याद रखिएगा, जब भी कहीं पर संबंध की बात आएगी तो वहां पर हमेशा संबंध कारक ही रहेगा, और उसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। अर्थात तुम्हारा, हमारा, ये सब है। उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, ये सब क्या है,
संबंध कारक कहलाएंगे। अर्थात जब किसी से किसी के संबंध की बात पता चले तो वो कहलाएगा संबंध कारक। और देखिए, जैसे मैं कहूंगा कि यह मेरी कलम है, मेरी, अर्थात ये कलम मेरी हुई तो मतलब इसका मुझसे संबंध है, मेरी, तो यही है री, मेरा, मेरे, यही है। तो ये हो गया संबंध कारक। और अब हम लोग चलते हैं अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है आधार। अर्थात में या पर, अगर में आ जाए तो समझ जाइए कि वहां अधिकरण कारक है, पर आ जाए तब भी अधिकरण कारक है। कुल मिलाकर के आपको चिन्हों को याद कर लेना होगा। चिन्ह याद रहेंगे तो आप कर लेंगे। जैसे मैं घर में हूं, मैं कमरे में हूं, मैं बगीचे में हूं, मैं विद्यालय में हूं, में आ गया तो अधिकरण कारक। और मैं छत पर हूं, मैं सड़क पर हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो ये सब क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक। ये चिन्ह याद करेंगे। और देखिए संबोधन, संबोधन में हमेशा हे, भो या अरे रहेगा, अय रहेगा। अर्थात जब भी आपको ऐसा चिन्ह दिखे, एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदी, तो इसको हम लोग कहते हैं संबोधन कारक। जब भी किसी वाक्य में ऐसा आ जाए तो आप पूछेगा अगर वहां कि बताइए यहां कौन सा कारक है, तो आप क्या कहेंगे कि संबोधन कारक है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये कारक प्रकरण तो समाप्त हो गया। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह आपको याद कर लेने होंगे कि कर्ता का ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, भो, अरे, और संबोधन में हमेशा ये चिन्ह रहेगा ही। तो आप समझ जाएंगे कि वो है, आपको चिन्ह याद कर लेना होगा। इस प्रकार आपका ये समाप्त हो गया।